हेलो एंड वेलकम टू द देवजी क्लासेस। अभी जैक बोर्ड का मैट्रिक का परीक्षा चल रहा है और 16 तारीख को मैथ्स की परीक्षा होने वाली है। कुछ बच्चों ने यह डिमांड रखी थी कि सर मैथ्स का रिवीजन करा दिया जाए, तो उन्हीं को देखते हुए मैं आज टॉप 40 क्वेश्चंस को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम इसको हल करेंगे और ये टॉप 40 क्वेश्चंस का हल जो होगा वो आपका कम से कम 100 क्वेश्चंस को करा देगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें से 100 निकल जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको गुना आता है, ये क्लियर हो जाएगा। 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालने की प्राइम फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, सीधे मल्टी गुना करके देखेंगे। तो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 5 3 15 दूरी 30 चौके 120। तो कौन आ गया 120, तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शन को आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 306 तथा 657 का महत्तम समापवर्तक 9 दिया हुआ है। आपका एचसीएफ दिया हुआ है 9 और लघुत्तम समापवर्तक आपका निकालना है। आपको पता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। ठीक है, तो एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो एचसीएफ अगर दिया हुआ है तो ये कहां चला जाएगा, नीचे, और एलसीएम आपको निकल जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 306 गुने 657 बटा क्या हो जाएगा 9। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के बाद आप देखोगे 9 से 306 कटेगा, 9 तिया 27 है ना, और 9 चौके 36। ठीक है, और इसको 7 चौ 28, 7 गुने 4 करोगे तो 28। तो इसमें से 8 किसका लास्ट में है, इसमें, और इनमें से कोई नहीं, ये दोनों में हो सकता है। इसलिए आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा, 22,338। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, 22,338। अगर मान लीजिए एलसीएम इसमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, अगर एचसीएफ निकालना होता तो लघुत्तम क्या हो जाता, नीचे हो जाता। अगर दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या अगर निकालना होता तो एचसीएफ गुने एलसीएम रहता और उसके नीचे वह संख्या होता जो एक संख्या दिया हुआ है। क्लियर है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 15 और 25 का एचसीएफ क्या होगा। तो बनाने के लिए आप क्या देखोगे, 15 से भागा दोगे किसमें, 25 में, है ना। भाग वाला जो विधि है उससे हम लोग भाग विधि से भी बना सकते हैं। तो 15 एकम 15, कितना बचा, 10 बचा। फिर 10 से किस में भागा देंगे, 15 में, तो क्या हो जाएगा 10 एकम 10, अब कितना बचा, 5 बचा। फिर 5 से भागा देंगे किस में, 10 में, तो 5 दूनी के 10 कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ 5। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, इसका ऑप्शन ए जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे कि बिना, अगर जिसको एचसीएफ निकालने नहीं आता है या फिर बिना उसको निकाले हम किस तरह से इसको देखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ उससे भाग देना शुरू करेंगे। 5 से 15 में, 5 दिए 15, 50 25, मतलब 5 से 15 भी कट रहा है और 25 भी कट रहा है। फिर 10 से देखेंगे, 10 से 15 नहीं कट रहा है, 25 भी नहीं कट रहा था, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। 2 से नहीं कटेगा, ये भी सही नहीं होगा। 15 से 15 कटेगा लेकिन 25 नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। जो सबसे बड़ी संख्या जो कि दोनों को भाग दे दे, है ना, दोनों कट जाए उससे, वही आंसर उसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए, है ना, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए क्या होता है, अद्वितीय होता है। क्या होता है, अद्वितीय होता है। क्लियर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना, अद्वितीय। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 होगा। तो क्या होगा, शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, √2, और गुणनफल कितना दिया हुआ है, 1/3। शून्यकों का योग कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, -b/a। अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये जनरल अगर फॉर्म रहे किसका, द्विघात समीकरण का, तब
तो द्विघात अगर बहुपद कह रहा है तो समीकरण को हटा देंगे, इक्वल टू वाला हटा देंगे पार्ट, तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अल्फा प्लस बीटा यानी योग जो होता है कितना होता है, माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी बटा ए कितना दिया हुआ है, √2। क्लियर। और गुणनफल कितना होता है, अल्फा गुने बीटा बराबर कितना होता है, सी बटा ए। तो सी बटा ए कितना हो जाएगा, 1/3। क्लियर। तो यहां से b बराबर क्या हो जाएगा, -√2a होगा, और यहां से c क्या हो जाएगा, a/3। क्या हो जाएगा, a/3। अब इसका मान हम लोग रखेंगे, है ना, किसमें, ax² प्लस bx प्लस c। तो x² को ऐसे ही x² हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, -√2ax हो जाएगा, और प्लस c की जगह पर क्या हो जाएगा, a/3। क्लियर। तो a क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x² माइनस √2x प्लस 1/3। लेकिन अब इसका ऑप्शन देखेंगे, ये ऑप्शन देखेंगे, ये ऑप्शन आपको कहीं इसमें से नजर नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3x² किस में है, -3√2x किस में है, और +1 किस में है, b में। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर b। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर b। ठीक है। आप सीधा सीधा कैसे बनाना है, सबसे पहले लिखेंगे x², और योग क्या है, योग जो भी दिया हुआ है उसका निगेटिव ले आएंगे। तो योग अगर √2 दिया हुआ है तो -√2x हो जाएगा, और गुणनफल जितना दिया हुआ है उसको जोड़ देंगे, तो 1/3। क्लियर। अब ये 3 नीचे है, तो 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3x² यहां, है ना, -3√2x यहां, और +1 यहां। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यदि ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अभी हमने देखा कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर यही अल्फा गुने बीटा कहता तो इसका सही आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर बी। तो लेकिन अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा, -b/a। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि y बराबर px, ग्राफ किसका है, y बराबर px का है, ग्राफ आकृति दिया हुआ है, तो उसमें शून्यकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो y बराबर px है, इसका मतलब है कि x एक्सिस को यह जो y का, यह जो ग्राफ वाला लाइन है, जो रेखा है ग्राफ का, है ना, जो इक्वेशन का ग्राफ है, वो इक्वेशन कितना बार x को काटा है वही उसकी शून्यकों की संख्या होगी। तो ये देखिए कि ये लाइन जो है, ये लाइन कितनी बार x एक्सिस को काटी है, तो एक भी बार नहीं काटी है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0। तो 7वां का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई बात समझ में। किसी भी बहुपद px के लिए ग्राफ की आकृति दी हुई है और शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो आप यह देखोगे कि यह जो ग्राफ है, ये जो रे है ना, जिस इक्वेशन का यह ग्राफ बना हुआ है, वो एक्स एक्सिस को कितना बार काटा है। अगर मान लीजिए कि ये इस तरह से होता ये, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाती, 1 और 2 बार एक्स एक्सिस को काटा है ना, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाती, 2 हो जाती। लेकिन यहाँ एक भी बार नहीं काटा है, इसलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 0। तो 7वां का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 0। क्लियर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो तो समीकरण युग्म क्या होगा। तो देखो क्या है, a1/a2, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर a1/a2 बराबर अगर बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के, अगर सब बराबर नहीं होगा तो हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। लेकिन अगर सब बराबर है तो सब बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, अनेक हल होगा। लेकिन अगर एक केवल 2 बराबर है, a1/a2 बराबर b1/b2 है और c1/c2 के बराबर नहीं है, तो वो उसका कोई हल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो रेखा बनेगा वो इंटरसेक्टिंग होगा, प्रतिच्छेदित रेखा बनेगा। इसमें जो होगा वो संपाती ग्राफ बनेगा, ग्राफ क्या होगा, संपाती होगा। और इसमें ग्राफ क्या होगा, समांतर होगा। तो अगर 2 लाइन समांतर जब कहीं कटा ही नहीं है तो उसका कोई हल
नहीं होगा, दो हल तो किसी में भी नहीं होगा। आई बात समझ में? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर a1 बाई a2 सब बराबर दिया हुआ है तो उसका सही आंसर हो जाएगा अद्वितीय हल। अगर कोई भी बराबर अगर कोई बराबर नहीं दिया हुआ है तो उसका हो जाएगा अद्वितीय हल। लेकिन अगर सब बराबर दिया हुआ है तो उसका हो जाएगा अनेक हल। और उसमें से एक अगर बराबर नहीं दिया हुआ है, यानी c1 बाई c2 अगर बराबर नहीं दिया हुआ है तो उसका कोई हल नहीं होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वही चीज है कि यदि रेखाएं 3x प्लस 2ky बराबर 2 है और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 समांतर है तो k का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले इसको एक ही जैसे ये इक्वेशन है, इसको भी इसी टाइप का इक्वेशन बना दीजिए। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 5y बराबर क्या हो जाएगा -1 होगा। या फिर क्या कर सकते हैं आप, इसको इस तरह का इक्वेशन बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2ky है ना, 2ky माइनस 2 बराबर 0। दोनों में से या तो इसको बना दीजिए या तो इसको बना दीजिए, कोई भी एक को बना देना है। तो मान लीजिए हम पहले वाला को बना दिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका a, इसमें क्या हो जाएगा 3 है ना, इसमें b क्या हो जाएगा 2k और c क्या हो जाएगा -2। इसमें क्या हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा 5 और c बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, अब क्या है समांतर, तो समांतर क्या होगा, उसका कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा तो हम लोग क्या देखें कि a1 बाई a2 इज नॉट इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। कुछ भी होगा, अगर इस तरह का प्रश्न होगा तो आप हमेशा ध्यान में रखो कि a1 बाई a2 को b1 बाई b2 के बराबर कर देना है। तो a1 बाई a2 यानी क्या होगा 3/2, तो 3/2 बराबर क्या हो जाएगा b1 बाई b2। b1 क्या है 2k और b2 क्या है 5। तो अब इसका हल कर देंगे, 5 तिहाई 15 और बटे 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 15/4। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15/4। क्लियर है? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, के किस मान के लिए रेखा युग्म ये और ये असंगत है। ठीक है, के किस मान के लिए ये जो है वो क्या है असंगत है। यहां पे भी वही काम करना है आपका, 8/k यानी a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2। 5 10, तो 5 दूनी के 10, तो k बराबर क्या हो जाएगा 16। k बराबर 16, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में। संगत और असंगत देखेंगे हम लोग। असंगत है ना, असंगत क्या होगा, केवल पैरेलल वाला होगा है ना, जिसमें कोई हल नहीं होगा वो क्या होगा असंगत होगा। और संगत कौन कौन होगा, संपाती वाला भी संगत होगा और प्रतिच्छेदित वाला भी संगत होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर एक चीज आप ध्यान में रखोगे कि अगर मान लीजिए कि आपको नहीं पता है, अगर कोई कभी भी के का मान कहेगा समझ में अगर निकालने के लिए, तो या तो ए के पास रहेगा या तो बी के पास रहेगा। तो हमेशा a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 ही करेंगे, क्योंकि प्रश्न उसी के अनुसार आएगा। चाहे संगत रखे असंगत रखे कुछ भी रखे, आपका प्रश्न उसी तरह से रहेगा है ना। तो आप क्या करोगे a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 ही करोगे। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, समीकरण युग्म 5x प्लस 3y बराबर 4 और 3x माइनस 2y बराबर 10 का हल क्या है। इसका हल क्या होगा। क्लियर। तो क्या करोगे आप इसका हल निकालने के लिए, x और y की वैल्यू दी हुई है। अगर आपको हल निकालने आता है तो आप प्रोसेस से हल करोगे। तो हम लोग शॉर्ट मेथड देखेंगे। क्या देखेंगे, x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। अगर पुट करने के बाद आंसर 4 आता है तो सही है, फिर उसको x और y को इसमें पुट करेंगे। अगर ये सेटिस्फाई करेगा समीकरण को तो वो वही आंसर हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए एक पुट करके x बराबर 1 देखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2। तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, x बराबर 2, तो 5 दूनी के 10 और 3 दूनी के 6, तो कितना हो जाएगा 4 आ रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसको इस पर भी करा के देखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी के 6 और 2 दूनी के 4, तो 6 4 10, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। ठीक है। या फिर आप क्या करोगे, आपको पता है दूसरा मेथड जो 3 विधि है, तीनों विधि में से जो एक विधि विलोपन विधि से आप
इसको बना सकते हैं, आसानी से इसमें बन जाएगा। क्लियर है? विलोपन विधि के लिए क्या करेंगे, कोई भी x वाले को या फिर किसी y वाले को, ये दोनों में से किसी एक को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। यानी इसका जो पार्ट होगा, यानी इसका जो गुणांक होगा, इससे इसमें गुना कर देंगे और इसके गुणांक से इसमें गुना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, x बराबर a और y बराबर b, समीकरणों x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 का हल है। a और b का मान क्या होगा? सीधी सी बात है, क्या करेंगे, इसको पुट करके देखेंगे, है ना। आसान तरीका से हम लोग देखेंगे इसको हल करने का, आसान तरीका एग्जाम में भी वही अपनाएंगे, क्योंकि ये क्या है, एमसीक्यू है। तो 3 और 5 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो x के जगह पर 3 और y के जगह पे 5 पुट करेंगे, तो 3 माइनस 5 करेंगे तो -2 होगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर 5 और 3 करेंगे तो 5 माइनस 3 2, ये सेटिस्फाई करेगा। और 5 प्लस 3 करेंगे तो 5 3 8 होगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा। 3 और 1 देखेंगे, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 होगा, और 3 प्लस 1 करेंगे तो 4 होगा, तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 1। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रैखिक समीकरण युग्म 5x प्लस 2y बराबर 16 एवं 7x माइनस 4y बराबर 2 के हल क्रमशः है। सेम चीज क्या करेंगे हम लोग, x के जगह पर वही पुट करेंगे और y की जगह पर जो दिया हुआ है पुट करेंगे, देखेंगे कौन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, x पहला देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए, x बराबर 2 है और y बराबर 3 है, तो इसमें पुट करके देखते हैं, तो 5 दूनी के 10 और 3 दूनी के 6, 16 हो जाएगा। फिर इसमें पुट करके देखते हैं, तो 7 दूनी के 14 माइनस 4 तिहाई 12, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही सेटिस्फाई किया, तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। अब कौन सा जो है वो द्विघात समीकरण है, तो आसान तरीका देखेंगे हम लोग कि इसको हल करने के लिए, देखो तरीका अलग है, क्वेश्चन जो बनता है वो बनाने का तरीका अलग है, लेकिन चूंकि यहाँ पे एमसीक्यू है तो हमको थोड़ा समय भी बचाना है और समय को देखते हुए इसको आसानी से हम हल करने का प्रयास करेंगे। क्लियर? तो देखेंगे क्या है कि x प्लस 1 x प्लस 2 x है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, जितना भी नंबर है उसको हटा देंगे, तो नंबर हटा देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, फिर क्या बचेगा, x बचेगा, और इधर क्या बचेगा, x बचेगा, x 2 को हटा देंगे और -2 को भी हटा दिए, तो x गुने x बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और ये भी हो गया x स्क्वायर, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट क्या देखेंगे, ऑप्शन बी को देखें, ऑप्शन बी क्या है, x माइनस 2, 2 को हटा देंगे और इधर से 3 को हटा देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर बराबर 2x, है ना, तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2x, तो x स्क्वायर बच गया कि नहीं, तो जैसे ही x स्क्वायर बचा वो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण होगा। अगर x स्क्वायर नहीं बचेगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण होगा, 14 का b। ठीक है, फिर से हम आगे भी ऑप्शन को चेक करके दिखा देते ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहें। 3 को भी हटा दीजिए, 5 को भी हटा दीजिए, तो क्या बचेगा, x गुने x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर दोनों तरफ है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कुछ नहीं बचा, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। आई बात समझ में? आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और लास्ट देखिए, ऑप्शन डी को देखिए, यहाँ पे क्या है, क्यूब है, तो 2 हट जाएगा और इधर 4 भी हट जाएगा, तो इधर बचेगा x क्यूब और यहाँ बचेगा x स्क्वायर, तो x क्यूब जैसे ही हो गया था वो क्यूबिक हो गया। आई बात समझ में ना, द्विघात तो रहा नहीं, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग उसी समय इसको देख लिए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द्विघात समीकरण के समान या पुनरावृत्ति मूल होने के लिए शर्त क्या है, द्विघात समीकरण के समान, ठीक है, यानी मूल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, है ना, और बराबर होना चाहिए, मतलब समान बराबर होना चाहिए, है ना, और पुनरावृत्ति मतलब वही रिपीट करे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी बराबर 0, है ना, पॉजिटिव होगा और डी बराबर 0 रहेगा तो क्या होगा, उसका जो मूल की प्रकृति जो होगी वो क्या हो जाएगी, बराबर होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्त कर क्या है, तो विविक्त कर कैसे निकालते हैं, d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कौन है इसमें, b चोला, तो b यहाँ पे क्या है, -5 है, तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 देगा,
पॉजिटिव ही देगा। तो यहाँ माइनस रहे चाहे प्लस रहे कुछ भी रहे उसका स्क्वायर कर देना है, माइनस बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 4 गुने ए की वैल्यू इसमें कितनी है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, और सी कितना है +4 है, तो 4 चौके 16, तो 25 माइनस 16 तो कितना हो जाएगा 9। तो इसका विविध कर क्या हो जाएगा 9, विविध कर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, मूल की प्रकृति निकालने के लिए क्या निकालेंगे, विविक्त कर निकालेंगे। तो विविक्त कर के लिए क्या हो जाएगा b² - 4ac, तो b क्या है इसमें 4 है, तो 4 चौके 16 माइनस 4ac, a का मान कितना है 4 और c का मान कितना है +1, तो 4 चौके 16, तो क्या हो जाएगा 0। तो जब d बराबर क्या होगा 0, तो 0 होगा तो वास्तविक होगा और बराबर होगा। तो 17 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 का विविक्त कर क्या होगा, विविक्त कर क्या होगा, है ना। तो क्या होगा इसका विविक्त कर, b² - 4ac, b क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 16, और -4ac 4 दूनी के 8 3 24, तो 16 - 24 कितना हो जाएगा -8। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्या है कि यदि द्विघात समीकरण x² - 4x + 1 = 0 है कि समान मूल है, मूल क्या है समान है, तो अगर मूल समान है तो यानी d बराबर क्या हो जाएगा 0, d बराबर 0, तो यानी क्या हो जाएगा b² बराबर 4ac, b² कुछ भी अगर निकालने के लिए कहे तो समझ जाओ कि यही फॉर्मूला पे ये लाई करेगा, एक ही पछता ही है, ग्रेटर देन और लेस देन का बात ही नहीं है। तो b² बराबर 4ac, तो b कितना है इसमें -4, तो कितना हो जाएगा 16 बराबर 4 गुने a का मान a है और c का मान +1 है, तो 1 हो गया। तो क्या हो जाएगा 16 बराबर 4a, तो a बराबर क्या हो जाएगा 16/4, तो काटोगे तो कितना हुआ है, तो a बराबर कितना मान आया 4, a बराबर 4, तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द 4। क्लियर है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द्विघात समीकरण x² - 3x + 2 = 0, है ना, का मूल ज्ञात करें। ठीक है, यहां पे भी आपको वही लागू होगा कि पुट करके देखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक समस्या आएगी, वो अभी हम लोग करके देखेंगे। जैसे 2 और 2 हुआ ना, तो 2 और 2, इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे कि पहले निकालोगे d, क्या निकालोगे d, विविक्त कर निकालोगे। तो विविक्त कर निकालने के लिए क्या होगा हम देखेंगे कि -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 दूनी के 8, कितना हो गया 1, कितना हो गया 1, तो 9 में से 8 गया तो कितना आया 1, यानी d बराबर क्या आया 1। अगर d 1 है यानी d क्या है 0 से बड़ा है, तो क्या होगा मूल जो होगा वो वास्तविक होगा और बराबर नहीं होगा। ठीक है, मूल क्या होगा बराबर नहीं होगा, तो बराबर वाला ऑप्शन गायब हो जाएगा, तो ये होगा नहीं। ठीक है, अब बाकी को हम लोग पुट करके देखेंगे। तो 2 और 3, x के जगह पर 2 पुट करके देखें तो 2 दूनी के 4 माइनस 3 दूनी के 6 प्लस 2, तो 4 2 6 माइनस 6 0 आ गया, तो ये 2 तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब 3 करके देखेंगे, 3 3 के 9 माइनस 3 3 के 9 प्लस 2, ये कट गया 2 बच गया, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। 2 और 3 आंसर इसका नहीं होगा, ये भी ऑप्शन में नहीं होगा क्योंकि बराबर है, ये भी नहीं होगा। फिर देखो 3 और 0, 3 0 पुट करोगे तो 3 पुट करोगे तो देखिए अभी 3 पुट किए थे तो नहीं आया था, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब 1 और 2 पुट किए थे तो 0 तो आ गया था, अभी देखे थे हम लोग 2 पुट करके, x के जगह पर 2 का मान रख, x के बराबर 2 का मान रखे थे हम लोग, तो आया था, सेटिस्फाई हुआ था। 1 का मान रख करके देखते हैं, 1 माइनस 3 प्लस 2, ये भी क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो रहा है, 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है और 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 20 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, एपी 3/2 1/2 -1/2 और -3/2 के लिए क्रमशः प्रथम पद और सारवंतर क्या होगा। प्रथम पद क्या होगा, a बराबर जो पहला है, शुरुआत कितना है 3/2, तो 3/2 का है
यहाँ -3/2 है तो ऑप्शन डी में तो होगा नहीं। अब ये तीनों में से कोई ऑप्शन होना चाहिए, तो ए आ गया कितना 3/2 और डी कितना आएगा, दूसरा में से पहिलका को घटा देंगे तो दूसरा कितना है 1/2 -3/2 तो क्या हो जाएगा -2/2 तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 यानी -1। तो ए बराबर कितना आ गया 3/2 और डी बराबर -1, इसलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। 30वां पद क्या हो जाएगा a+29d, a+29d। ए का मान कितना है 10 तो इसके जगह पर हो जाएगा 10। फिर 29 गुने डी का मान कितना है 7 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। हमेशा ध्यान में रखोगे दूसरा से पहला को घटाना है, तो 29 दिया क्या हो जाएगा 87, तो 10 - 87 तो क्या हो जाएगा -77। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज -77। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। एपी क्या है 5 7 9 11 का कौन सा पद जो होगा वो 27 होगा। कौन सा पद क्या होगा 27 होगा। तो मान लीजिए एनवा पद जो है इसका 27 हो रहा है, तो कैसे बनाएंगे 27 बराबर a+n-1 इंटू डी। तो 27 बराबर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी निकालनी है आपको, n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 में से 2 जाएगा 5 जाएगा तो 2 है ना। 27 5 प्लस में है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 27 - 5 बराबर क्या हो जाएगा n-1 इंटू 2। तो 27 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 22। क्लियर है। बराबर n-1 इंटू 2। अब ये 2 से क्या हो जाएगा इधर डिवाइड में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 है ना। तो कितना आया था n-1 बराबर 11, n बराबर क्या हो जाएगा 12वां पद, क्या हो जाएगा 12वां पद। क्लियर है। कभी भी क्या करते कौन सा पद 27 है ना, तो कौन सा पद 27 है तो क्या करेंगे 27 में से पहला पद को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 22 और उसमें से जो सारा अंतर होगा उसको भागा दे देंगे तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। इससे इसमें क्या दे दिए भाग दे दिए और जो आया उसमें क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे। क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे। ऑप्शन नंबर 12 यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा 12वां पद जो होगा वो सही होगा। क्लियर है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 24। 8 3 और -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। क्या करना है प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है। सीधा फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या कहता है कि Sn बराबर होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। क्लियर है। तो n कितना है 22 है तो 22/2 2 इंटू ए कितना है 8 प्लस n कितना है 22 -1 इंटू डी का मान कितना है 3 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा -5। क्लियर है। तो 2 22 हो जाएगा 11 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 8 दूनी के 16 और 22 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 21। 21 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा -5 × 5 5 दूनी के 10। ठीक है। तो क्या होगा 105 में से 16 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा माइनस है ना 89 इंटू 11। अब 11 से 89 में गुना कर दीजिए कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 89 माइनस में होगा तो यानी माइनस में तो सब माइनस में दिया हुआ है गुने 11 तो क्या हो जाएगा 11 9 99 11 88 है ना और 11 9 99 11 88 9 8 97। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज -979। क्लियर। गुना कर लीजिएगा आप लोग, देख लीजिएगा उसको। ठीक है। नेक्स्ट क्या है समान बहुभुजों वाली बहुभुज समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं। समरूप के लिए क्या होना चाहिए संगत भुजा समानुपाती होना चाहिए। क्लियर है, कुछ सोचना नहीं है इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। आकृति यदि AD बराबर 1, DB बराबर 1, AD कितना दिया हुआ है 1 और ये कितना दिया हुआ है 1.5, फिर ये AE कितना दिया हुआ है 2 और EC कितना दिया हुआ है 4, है ना। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो अगर AD बटा DB बराबर AE बटा EC अगर रहता तो DE जो होता है वो पैरेलल होता है किसके? BC के। तो DE पैरेलल तो क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम लोग देखें ये 1 है यहाँ 1.5 है, तो 1/1.5 बराबर 2/4। तो 2/4 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 हो जाएगा और 1/1.5 होगा। तो ये क्या है? बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं होगा तो ये पैरेलल नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, बराबर होगा ही नहीं, है ना। डी तो दिख ही रहा है कि डी BC के लंब नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगर बराबर हो जाता तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो आप ध्यान में रखोगे या तो ये ऑप्शन होगा सही या तो ये ऑप्शन होगा सही इस तरह के प्रश्न में। तो आप यह देखेंगे कि अगर बराबर आ रहा है दोनों को बटा कर देंगे, है ना। अगर वो बराबर आ रहा है तो समझ जाइए कि वो पैरेलल होगा, और अगर बराबर नहीं आ रहा है तो वो समांतर यानी पैरेलल नहीं होगा। क्लियर है? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा क्या होती हैं भाई? समानुपाती होती हैं। अभी हम लोग देखें नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, ABC और PQ कार के लिए कौन सा कथन सही है? तो देखो 3 दूनी के 6, 38 दूनी के 7 मतलब 76 यानी 3.8 2 जा 7.6 और 6 2 जा 12। तो ये क्या है? समरूप है। अब समरूप है तो देखो ABC तो इस लाइन का यहाँ पे लाइन है समरूप, तो ABC किसके समरूप हो जाएगा? RQP के, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर। देख लोगे ना ABC इधर ऐसे चलना है आपको, तो AB का समरूप कौन है? RQ है, तो AB का समरूप कौन हो जाएगा? RQ हो जाएगा। आई बात समझ में? RQ से जो शुरू होगा वही क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, मान लीजिए त्रिभुज ABC और DEF समरूप है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः इतना और इतना दिए हुए हैं। EF बराबर दिया हुआ है 15.4, तो BC का मान क्या होगा? ठीक है, तो क्या है, मान लो कि ABC देख लिए, ये ABC है और ये क्या है? DEF है। DEF। क्लियर है? अब BC दिया हुआ है निकालना है और EF दिया हुआ है 15.4। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, DEF का क्षेत्रफल है 121 और इसका क्षेत्रफल है 64। तो हमको पता है कि क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। क्लियर? तो संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा, तो इसमें ऊपर में कौन दिया हुआ है? 15.4 दिया हुआ है। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? यहाँ क्या है? x दिया हुआ है। क्लियर है? तो आ जाओ देखते हम लोग क्या हो जाएगा। ABC का क्षेत्रफल कितना हो गया? 64 और DEF का क्षेत्रफल कितना हो गया? 121 बराबर BC। अब ABC वाला ऊपर रखे हैं तो BC का क्या है मान? x और EF का मान कितना है? 15.4। तो इसका क्या हो जाएगा? संगत भुजाओं का स्क्वायर। क्लियर है? अब ये क्या हो जाएगा? इसके साथ गुना में हो जाएगा, है ना, और ये इसके साथ। तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये क्या आ जाएगा? रूट में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि x बटे 15.4 बराबर, अब ये रूट में आ गया 64, तो 64 का रूट कितना हो जाएगा? 8 और 121 का रूट कितना हो जाएगा? 11, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 8 गुने 15.4 बटे 11। तो 11 से इसको काटो, 11 1 11, 11 6 44, है ना। ठीक है, तो 8 इंटू 1.4 कितना आ जाएगा? 11.2 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11.2 सेंटीमीटर। क्लियर है? अगर यही मान लीजिए भुजा दिया हुआ रहता, है ना, क्षेत्रफल पूछता तो क्या हो जाता है? इसका स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, है ना। लेकिन क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्या करेंगे? उसका रूट निकाल देंगे, है ना। नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है, उसके शीर्ष लंब की लंबाई होगी। ठीक है,
एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा क्या दी हुई है, 20 सेंटीमीटर है, तो उसके शीर्ष लंब की लंबाई होगी, ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इसकी भुजा कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है, इसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। ठीक है, दो तरीका है, हम लोग आसान तरीका छोटा देख लेते हैं। क्या होता है आसान तरीका कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो आधार कितना है 20, ऊंचाई कितना है h, यही शीर्ष लंब निकालना है, बराबर हमको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, तो भुजा कितना है 20 गुने 20, तो 20 से 20 कट गया, है ना, तो और 2 से यहाँ पे 4 कटेगा तो 2 हो जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा 20√3/2 यानी 10√3, तो 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा 10√3, है ना। क्या करेंगे 1/2, आधार कितना हो जाएगा 20 गुने ऊंचाई कितना है h बराबर √3/4 a स्क्वायर यानी 20 गुने 20, अब यहाँ 2 से ही काट दोगे तो 10 हो जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा √3 गुने 20 गुने 20/4 गुने 10, तो 20, है ना, 20 दूनी के 40 और 2 से 10, है ना, तो 10√3 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूसरा क्या तरीका है, ये एक तरीका हुआ, दूसरा तरीका क्या हो गया, शीर्षलंब की लंबाई में क्या हो जाएगा, ये शीर्षलंब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक कितना है 20 है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 10, और ये कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, माइनस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और इसका रूट तो कितना हो जाएगा √300, तो √300 कितना हो जाएगा 10√3, तो भी सही आंसर क्या हो जाएगा √A। ठीक है, तो आपको जो तरीका आसान लगे, है ना, उससे आप लोग इसको बना लेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर, AC बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर, और BC बराबर 5 सेंटीमीटर। यहां देखो त्रिभुज ABC दिया हुआ है ना, अब ABC में A B और ये क्या है C, तो AB कितना है 12, AC कितना है 13 और BC कितना है 5। हमेशा ध्यान में रखो कि जब भी त्रिभुज का अगर एंगल बी का मान पूछ रहा है तो एंगल बी का मान कब हो सकता है, या तो 90 होगा या तो 60 होगा, कोई एंगल नहीं दिया हुआ है तो यही दोनों में से कोई एक एंगल होगा, या तो 90 होगा या तो 60 होगा, जब कोई एंगल दिया हुआ नहीं है। तो 60 कब होगा, जब समबाहु होगा, यानी सब भुजा क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तो सब भुजा इसमें बराबर है नहीं है, इसलिए 60 डिग्री नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री होगा तो इसका मतलब चेक करके आप देख लेंगे कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए 13 का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब आप देखेंगे कि वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। क्लियर है, तो आप देखोगे कि अगर तीनों भुजा बराबर दिया हुआ रहता तो आंसर हो जाता 60 डिग्री, और तीनों जब बराबर नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है। वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो अगर मान लो कि ये है वृत्त है, इस पे दो रेखा मतलब दो बिंदु को प्रतिच्छेदित करती थी, इसको क्या बोलते हैं छेदक रेखा, क्या कहते हैं छेदक रेखा। और किसी एक बिंदु को स्पर्श करके अगर चली जाती है कोई रेखा तो उसको क्या बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्लियर है, तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 33, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा में क्या संबंध है, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा में क्या संबंध है, मतलब ये वृत्त है और ये मान लो इसका व्यास है, तो व्यास एक स्पर्श रेखा ये और ये एक स्पर्श रेखा ये, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होंगे समांतर होंगे, ये क्या हो जाएगा ये समांतर होती हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर।
नेक्स्ट क्या कह रहा है, ओ केंद्र वाले वृत्त पर पी ए और पीबी क्या है, दो स्पर्श रेखा है। तो एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगा और एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगा। ये हो जाएगा पी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। क्लियर। अब इसमें ओ ए पी का मान होगा, तो यानी कोई भी जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, तो लंब यानी 90 डिग्री बनाती है। तो चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे, ये एंगल भी पूछे तो 90 और ये एंगल भी पूछे तो 90। क्लियर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आप केवल यह ध्यान में रखेंगे कि ये कोण और ये कोण का योग जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री एंगल होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, ओ केंद्र वाले वृत्त का यदि पी क्यू और पी आर स्पर्श रेखा है तो क्यू पी आर, देखो वही चीज दे भी दिया, देखो यहाँ पे कि अगर मान लो ओ केंद्र वाले वृत्त का है ना, पी क्यू और पी आर क्या है, पी क्यू है और ये मान लो पी आर है, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया और ये पी हो गया और ओ हो गया। तो ओ हो गया तो ओ क्यू पी है ना, क्यू पी आर, यानी ये एंगल कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है आर ओ क्यू, ये एंगल पूछ रहा है, तो हम क्या बोले, सप्लीमेंट्री होता है। यानी इसका और इसका जोड़ कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 100 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास का संबंध बहुत पहले से पढ़ते हुए आए हो आप लोग। तो व्यास बराबर क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है। ठीक है। 60 डिग्री, क्वेश्चन नंबर क्या है 37। देखिए 37 क्या कह रहा है कि 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल है। तो 60 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, 60/360 गुने 22/7 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 22/7 गुने 14 तो क्या हो जाएगा 6, ये 6 बार में कटेगा, 7 दूनी के 14, अब 2 से ये 3, तो 14 गुने 22 कितना हो जाएगा, 308, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 37 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे हम लोग। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक चाप 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है। तो 60 डिग्री अगर कोण अंतरित करता है और क्या है, 21 सेंटीमीटर क्या है इसका त्रिज्या है। ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, बस बदल दिया है त्रिज्या का मान। तो क्या हो जाएगा 60/360, 60/360 गुने 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 21 गुने 21, तो 60 6 हो जाएगा है ना। फिर क्या हो जाएगा 70/21, 3 दूनी के 6, 2 से 11, तो क्या हो जाएगा 11 कम 11 और 11 दूनी 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द राइट आंसर। तो 38 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 38। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखे हम लोग। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरे क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त है तो क्या हो जाएगा बाई 2, तो पाई आर स्क्वायर का मान इसमें कितना आ जाएगा, 22/7 गुने 7 गुने 7, तो 7 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 154/2, कितना हो जाएगा 77। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 77। इसमें से कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 77। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। यदि वृत्त की कोई जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो केंद्रीय कोण का मान क्या होगा। यदि वृत्त की कोई जीवा वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो तो केंद्रीय कोण का मान क्या होगा। ठीक है, ये वृत्त है, वृत्त का मान लीजिए जीवा है और ये क्या है
वृत्त के त्रिज्या के बराबर। ये और ये तीनों बराबर होगा। जब तीनों बराबर होगा तो कैसा सर्कल, अरे सॉरी, कैसा ट्रायंगल बनाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज बनाएगा। और समबाहु त्रिभुज का कोण का माप कितना होता है? 60 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 60 डिग्री। ठीक है, तो ये थे आपके 40 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।